एक सगा पिता खुद की ही बेटी के लिए गंदे ख्याल रखता है और उसके साथ शादी करना चाहता है। वो अपनी बेटी से शादी करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। दोस्तों, आज मैं जिस मूवी को एक्सप्लेन करूंगी उसका नाम है ब्रिमस्टोन, जो 2016 में रिलीज हुई थी और इसकी IMDb रेटिंग है 7/10। मूवी की शुरुआत में हम झील के ऊपर से किसी को गोलियां चलाते हुए सुनते हैं। एक औरत वॉइस ओवर से कहती है कि जैसे जैसे जिंदगी आगे बढ़ती है तस्वीरें धुंधली होती जाती हैं। और फिर चैप्टर 1 शुरू होता है जिसका नाम है रिविलेशन। हम लिज नाम की एक दाई को एक औरत की डिलीवरी करते हुए देखते हैं। साथ में उसकी 6 साल की बेटी सैम भी उसकी मदद कर रही है क्योंकि लिज बोल नहीं सकती। डिलीवरी करवाने के बाद जब वो रात में वापस जा रही होती है, उसे बाहर अंधेरे में किसी के होने का एहसास होता है। लिज ओल्ड वेस्ट में अपने पति एलाई और सौतेले बेटे मैथ्यू के साथ रहती है। लिज को हर कोई पसंद करता है, सिर्फ एलाई का बेटा मैथ्यू लिज को अपनी मां नहीं समझता, वो उससे नफरत करता है। एक दिन लिज अपनी फैमिली के साथ चर्च जाती है। वहाँ एक आदमी आता है जो चर्च का नया मंत्री है। उसका नाम रेवंड है और जैसे ही लिज उसकी आवाज सुनती है वो काफी डर जाती है। वो खुद को भगवान का कुत्ता बताता है और कहता है कि जो गॉड की आज्ञा का पालन नहीं करेगा वो नर्क की आग में जलेगा। और वो ये दावा करता है कि उसने नर्क की आग को झेला है, उसे महसूस किया है और वो बहुत ही बुरा अनुभव था। तो क्या रेवंड सीधा नरक से आ रहा है? ये तो मूवी के अंत में ही पता चलेगा। फिलहाल लोग उसकी बातों से काफी प्रभावित लग रहे हैं और फिर वो उन सब लोगों को साथ में प्रेयर करने को कहता है। चर्च में एक प्रेग्नेंट औरत भी थी। रेवंड उसके पेट में हाथ फेरता है। एलाई लिज को रेवंड से मिलवाना चाहता था, लेकिन लिज छिपकर अपनी बग्गी में जाकर बैठ जाती है। वो पूरी तरह से रेवंड को इग्नोर कर रही थी और तभी उस प्रेग्नेंट औरत के पेन शुरू हो जाते हैं। लिज जो कि एक दाई है उस औरत की मदद करती है और उसे चर्च के अंदर ले आती है। उस बच्चे का सर काफी बड़ा था। लिज माँ और बच्चे में से किसी एक को ही बचा सकती है। वो माँ को बिना बताए बच्चे को इच्छा मृत्यु देने का फैसला करती है ताकि माँ की जिंदगी बच जाए। और जब माँ अपने बच्चे के बारे में पूछती है, लिज उसके हाथों में मरा हुआ बच्चा पकड़वा के वहां से चली जाती है। इस हादसे ने लिज को काफी दुखी कर दिया था। एलाई उसे समझाने की कोशिश करता है कि इसमें उसकी कोई गलती नहीं थी, जिंदगी देना और लेना सब भगवान के हाथ में है। जिस पर लिज कहती है कि उस बच्चे की मौत के पीछे रेवंड का हाथ है, लेकिन एलाई उससे कहता है कि रेवंड भगवान का आदमी है। उसके अगले दिन लिज उसी औरत से मिलने उसके घर जाती है, लेकिन उस औरत का पति जिसका नाम नथान है वो उसे अंदर आने से मना कर देता है और बताता है कि रेवंड ने उसकी बीवी के लिए डॉक्टर का इंतजाम कर दिया है। उस दिन के बाद से गांव के हर इंसान ने लिज से बात करना बंद कर दिया था। रात के समय नथान नशे की हालत में लिज के घर पर हमला करता है। अपने बेटे की मौत के लिए वो लिज को दोष दे रहा था। एलाई उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन नथान चाहता है कि वो लिज को उसके हवाले कर दे। इस बीच वहाँ रेवंड आता है और नथान से कुछ बात करता है, जिसके बाद नथान शांत होकर वहाँ से चला जाता है। लिज एलाई से कहती है कि वो रेवंड को अंदर ना बुलाए, लेकिन फिर हम देखते हैं कि एलाई और रेवंड मिलकर ड्रिंक कर रहे हैं। एलाई रेवंड का शुक्रिया अदा करता है। लिज दरवाजे के पीछे छिपी हुई है और उनकी बातें सुन रही थी। एलाई उससे कहता है कि नथान और उसकी फैमिली के साथ जो कुछ हुआ उसमें लिज का कोई दोष नहीं है, जिस पर रेवंड जवाब देता है कि लिज ने भगवान के कामों में दखल दिया है। उसने अपने आप डिसाइड कर लिया कि माँ और बच्चे में से किसे जिंदा रहना चाहिए, जबकि ये डिसीजन सिर्फ और सिर्फ भगवान का है। ये सुनने के बाद एलाई लिज को लेने अपने बेडरूम में चला जाता है। रेवंड लिज से कहता है कि उसे पता है कि वो उनकी बातें सुन रही है और वो उसे पूछता है कि किस वजह से उसके दिमाग में इतने शक पैदा हुए और वो उसे कातिल कहता है और फिर वहां से चला जाता है। उसके जाने के बाद लिज एलाई से इस जगह को छोड़कर किसी नई जगह चलने की बात करती है। एलाई कहता है कि जब उनकी भेड़ों की देखभाल करने के लिए कोई मिल जाएगा वो कुछ दिनों में अपने पापा के पास चले जाएंगे
अगले दिन मैथ्यू बाड़े में जाता है और देखता है कि उनकी भेड़ों को किसी ने मार डाला है। एलाई को लगता है कि ये नथान का काम है, इसीलिए वो नथान के घर जाता है, लेकिन नथान अपनी फैमिली के साथ वो जगह छोड़ चुका था। उधर लिज अपनी बेटी की आंखों में पट्टी बांधकर उसे बाहर ही इंतजार करने को कहती है ताकि वो मरी हुई भेड़ों की लाशों को वहां से हटा सके। और फिर अचानक से बाड़े का दरवाजा बाहर से लॉक हो जाता है। वो देखती है कि रेवन सैम के पास बैठा है और उससे कुछ बातें कर रहा है, और फिर वो सैम को अपने साथ ले जाता है। बाहर निकलने के चक्कर में लिज गिरकर बेहोश हो जाती है, और जब एलाई वापस आता है लिज उससे बताती है कि रेवन सैम को अपने साथ लेकर चला गया है, लेकिन थोड़ी देर बाद सैम वापस आ जाती है। उसी रात सैम को सुलाने के बाद लिज रेवन को मारने के इरादे से चर्च जाती है, लेकिन वहां उसके बेड पर उसे सैम की डॉल मिलती है। उधर हम रेवन को लिज के घर पर देखते हैं। एलाई की नींद टूट जाती है, उसे घर पर किसी के होने का एहसास होता है और वो राइफल लेकर बाड़े में जाता है, जहाँ रेवन उसे धोखे से चाकू मार देता है। एलाई पूछता है कि उसने ऐसा क्यों किया। रेवन जवाब देता है क्योंकि लिज उससे प्यार करती है। लिज जब वापस आती है वो देखती है कि एलाई के गले को उसी की आंतों से लपेटा गया है। एलाई लिज से उसे गोली मारने को कहता है। तब तक वहां मैथ्यू भी आ गया था। एलाई मैथ्यू से लिज और सैम को लेकर उसके दादा के पास जाने को कहता है, और फिर मैथ्यू रोते हुए एलाई को शूट कर देता है। उधर रेवन ने लिज के घर को आग के हवाले कर दिया था। सैम लिज को बताती है कि वो सो रही थी और रेवन ने उसे जगाया। इसके बाद मैथ्यू लिज और सैम को लेकर वहां से भाग जाता है, और हम रेवन को उनके घर के बाहर देखते हैं। वो सैम की डॉल उठाता है और यहाँ से इस मूवी का दूसरा चैप्टर शुरू होता है, जिसका नाम है एक्सोडस। हम जोहाना नाम की एक लड़की को रेगिस्तान में भागते हुए देखते हैं। उसकी हालत काफी खराब है। चलते चलते वो बेहोश हो जाती है। एक चीनी फैमिली द्वारा उसे बचाया जाता है। होश आने पर वो चीनी आर्मी जोआना को अच्छे से चेक करता है और अपनी वाइफ से उसे फ्रैंक को बेचने को कहता है। फ्रैंक जिसका बिस्मिथ में अपना एक वेश्यालय है। जोआना को अच्छे से तैयार करके फ्रैंक के सामने लाया जाता है। उसे देख फ्रैंक काफी खुश हो जाता है और शैली नाम की वेश्या को उसकी जिम्मेदारी सौंपी जाती है। जोआना को बाद में पता चलता है कि उसे फ्रैंक के यहाँ बेच दिया गया है। शैली उससे पूछती है कि क्या उसके पीरियड शुरू हो गए हैं। जोआना बताती है हाँ। शैली उसे इन कामों से दूर रखना चाहती है, इसीलिए वो जोआना से ये पीरियड्स वाली बात सीक्रेट रखने को कहती है ताकि वो किसी मर्द के संपर्क में ना आए। कुछ दिनों बाद एक क्लाइंट जोआना को देख उसके साथ इंटीमेट होने की बात करता है, लेकिन शैली जोआना के बदले उसके साथ फ्री में इंटीमेट होने का ऑफर देती है। वो आदमी मान जाता है, लेकिन इस शर्त पर कि जोआना उन्हें इंटीमेट होता हुआ देखेगी। और जब वो आदमी शैली के साथ इंटीमेट हो रहा था वो काफी वायलेंट हो जाता है, जिसे देख जोआना उस पर गन पॉइंट करती है। वो आदमी जोआना से उसे शूट करने को बोलता है, लेकिन जब जोआना ट्रिगर दबाती है गन खाली थी। और फिर वो आदमी जोआना को उसके प्रोडक्टिव पार्ट को चाटने को कहता है, जिस पर शैली उसे पीछे से शूट कर देती है। और इस वजह से फ्रैंक शैली को फांसी पर लटकाने की सजा देता है, क्योंकि क्लाइंट चाहे लड़कियों के साथ कैसे भी पेश आए वो क्लाइंट को कुछ नहीं कह सकती। और शैली को फांसी पर लटकाना उन सभी लड़कियों के लिए एक सबक था। शैली की मौत से जोआना काफी दुखी है। फ्रैंक उसके पास आता है और उसे समझाता है कि क्लाइंट्स की सेफ्टी उसके लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट है, और कोई भी लड़की जो उसके क्लाइंट के साथ अच्छे से पेश नहीं आएगी वो सजा की हकदार है। और अब जब शैली नहीं है, फ्रैंक जोआना को क्लाइंट के लिए तैयार करना चाहता है। वो बताता है कि वो 21 साल की उम्र में पहली बार इंटीमेट हुआ था और उसने सबसे पहले अपने 14 साल के भाई जेक को किसी के साथ इंटीमेट होते हुए देखा था। वो जोआना से कहता है कि अब उसका समय आ गया है मर्दों को खुश करने का, और फ्रैंक उसका पहला क्लाइंट होगा। दोस्तों यहाँ मैं आपको क्लियर कर दूं कि जोआना असल में लिज है, एलाई की वाइफ, और हमें उसकी पिछली जिंदगी के बारे में बताया जा रहा है। अब कहानी कुछ साल आगे बढ़ती है। जोआना अपने एक क्लाइंट के साथ इंटीमेट हो रही है। लिज और एलिजाबेथ अच्छे दोस्त हैं। एक दिन एलिजाबेथ अपने क्लाइंट के साथ होती है जो उसे लिप्स पर किस कर रहा था। एलिजाबेथ उसे लिप्स पर किस करने से मना कर रही है और उसके ना मानने पर वो उसकी जीभ काट देती है। सारे क्लाइंट्स भड़क जाते हैं और एलिजाबेथ को फांसी देने की बात करते हैं। अपने क्लाइंट्स के कहने पर फ्रैंक एलिजाबेथ की जबान को चाकू से काट देता है। अब एलिजाबेथ कभी भी बोल नहीं पाएगी, इसलिए डॉक्टर उसे साइन लैंग्वेज सीखने के लिए एक बुक देता है। लिज उसकी इसमें मदद करती है। फिर हम लिज और एलिजाबेथ को मैरिज ब्रोकर के पास देखते हैं।
एलिजाबेथ शादी करना चाहती है और उसे एक रिश्ता भी मिल जाता है जिसे एलिजाबेथ के गूंगा होने से कोई परेशानी नहीं है। एलिजाबेथ चुपके से बिस्मस से भागने का प्लान बना रही है। उसी रात उन्हें पता चलता है कि एक आदमी ने आज की रात पूरा का पूरा ब्रॉथल बुक कर लिया है और वो आदमी और कोई नहीं रेवंड है। सारी लड़कियां उसके सामने परेड करती हैं, लेकिन जोआना ने अपनी आंखें ब्लाइंड फोल्ड से छिपाई हुई थी। वो काफी डरी हुई लग रही थी। जोआना को अपने सामने देख रेवंड उसकी गर्दन को टच करता है और उसके साथ इंटीमेट होने के लिए उसे बुक कर लेता है। कमरे में जब दोनों अकेले होते हैं, रेवंड जोआना से कहता है कि उसने बहुत कुछ सोचा था, लेकिन ये नहीं कि जोआना उसे एक वेश्यालय में मिलेगी और फिर वो वहीं उसके साथ शादी करने के लिए तैयार हो जाता है। दोस्तों, यहाँ हम एक चीज नोटिस करते हैं, रेवंड के माथे और आंख के नीचे जो कटी का निशान था वो गायब है। वो जोआना से कहता है कि उसने बहुत पाप किए हैं, लेकिन जोआना ने उसे वो सब करने को मजबूर किया था और अब वो ही उसे इन पापों से मुक्ति दिला सकती है। जब जोआना उसके साथ इंटीमेट होने से मना करती है, रेवंड उसे बेल्ट से पीटने लगता है और तभी वहां एलिजाबेथ आकर रेवंड का चेहरा चाकू से काट देती है। और मैं इसी निशान की बात कर रही थी, मतलब ये निशान उसे एलिजाबेथ ने दिए थे। रेवंड एलिजाबेथ को मार डालता है, जिसके तुरंत बाद जोआना उसी चाकू से रेवंड का गला काट कर उसे मार डालती है। जोआना एलिजाबेथ और रेवंड की बॉडी को प्लान करती है और एलिजाबेथ का चेहरा जला डालती है। उसका प्लान एलिजाबेथ की जगह लेने का था, ताकि सबको ये लगे कि जोआना मर चुकी है और सब लोग एलिजाबेथ को ढूंढे, ना कि जोआना को। जोआना उसके तुरंत बाद डॉक्टर के पास जाती है और उसे अपनी जुबान काटने के लिए रिश्वत देती है, ताकि वो उस आदमी से शादी कर सके जिसका रिश्ता एलिजाबेथ को आया था। डॉक्टर की हिम्मत नहीं होती इसकी जुबान काटने की, इसलिए जोआना खुद से ही अपनी जुबान काट डालती है और यहीं से जोआना एलाई की पत्नी लिज बन जाती है, अपनी पुरानी पहचान मिटाकर। चैप्टर 3 शुरू होता है जेनेसिस। हम रेगिस्तान में दो घायल आदमियों को देखते हैं, सैमुअल और वुल्फ। सोने की लूट में हुए झगड़े में वो दोनों ही बचे हैं। सैमुअल घोड़े पर चढ़ता है, तभी वुल्फ उस पर गन पॉइंट कर देता है। दूसरी तरफ हम जोआना को देखते हैं। हमें पता चलता है कि रेवंड जोआना का फादर है और एना उसकी माँ। हम रेवंड को एना से बात करते हुए सुनते हैं, जिसमें वो कहता है कि क्या वो आज रात इंटीमेट होने वाले हैं, जिस पर एना उसे ना में जवाब देती है। रेवंड उससे कहता है कि पत्नी होने के नाते उसकी कुछ ड्यूटीज है। पत्नी का खुद के शरीर पर कोई हक नहीं होता, बल्कि उसे अपने पति की हर एक इच्छा पूरी करनी चाहिए। वो उसे साथ में सोने को कहता है, लेकिन एना मना कर देती है, जिस पर रेवंड कहता है कि उसने अब उसके लिए कोई चॉइस नहीं छोड़ी है। अगली सुबह हम रेवंड को चर्च में देखते हैं, जहां वो सबके सामने अपनी वाइफ को बेइज्जत करता है। उसी रात जोआना को अपने पहले पीरियड्स आ जाते हैं और फिर वो रेवंड को देखती है, जो एना को उसकी बात ना मानने के लिए उसे पनिश कर रहा था। वो उसकी नंगी पीठ पर कोड़ी मारता है। अगले दिन जोआना अपनी ड्रेस को साफ कर रही थी। एना को देखते ही वो अपनी ड्रेस छिपा देती है। एना फिर उसे पीरियड्स के बारे में सब कुछ बताती है और कहती है कि अब जोआना एक औरत बन रही है, जिसका मतलब है कि वो अब बच्चे पैदा करने के लिए तैयार है। उसके बाद जब जोआना नहा रही थी, रेवंड बाथरूम में आता है और एना को बाहर जाने को कहता है। वो जोआना को बताता है कि अब वो जवान हो गई है और कई मर्दों को वो अब अट्रैक्टिव लगने लगेगी। वो एना से अब जोआना को एक औरत की तरह ट्रीट करने को कहता है। अगले दिन जोआना घायल सैमुअल और वुल्फ को देखती है, जो उसके घर के आगे बेहोश हो गए थे। जोआना उन्हें अपने बाड़े में ले आती है और सैमुअल की गोलियां निकालती है। वो रेवंड से छिपकर उनकी मदद कर रही थी। जोआना को देख रेवंड कहता है कि वो काफी तेजी से बड़ी हो रही है और ये सुन एना काफी घबरा जाती है। रेवंड जोआना के पास आता है और कहता है कि औरत होने के नाते जोआना की अब कुछ ड्यूटीज हैं और फिर हम जोआना को रेवंड को नहलाते हुए देखते हैं। रेवंड जोआना से कहता है कि गॉड लड़कियों को किसी रीजन से इतनी जल्दी औरत बनाता है। एना जब उसकी बातें सुनती है, वो कहती है कि सब सही नहीं है, जोआना सिर्फ एक बच्ची है, लेकिन रेवंड उसकी बात नहीं सुनता। अपने पति की इंटेंशंस को समझ एना आज रात उसके साथ इंटीमेट होने को तैयार हो जाती है, लेकिन रेवंड उसे मना करता है और कहता है कि भगवान के कुछ और प्लान्स हैं। अगले दिन रेवंड जोआना को चुपके से कपड़े बदलते हुए देखता है। एना समझ चुकी है कि रेवंड जोआना के पीछे पागल हो गया है। वो रेवंड से अपनी ड्यूटीज पूरा न करने की वजह से माफी मांगती है।
रेवन उसे माफ कर देता है, लेकिन अब वो उसके साथ इंटीमेट नहीं होना चाहता, जिस पर एना कहती है कि वो जानती है कि रेवन जोआना को किस नजर से देखता है। वो कहती है कि जोआना उसकी बेटी है और ये पाप है, जिस पर रेवन उसे थप्पड़ मार देता है और कहता है कि अगर उसकी पत्नी को लगे कि उसका पति अपनी बेटी के लिए गंदे ख्याल रखता है और उसकी बेटी अब जवान हो चुकी है, तो उस पत्नी को अपने पति के जज्बातों का ख्याल रख कर अपनी बेटी से अपने पति की शादी कर देनी चाहिए और ये पाप नहीं है। ये सुनकर एना उसके मुंह पर थूक देती है। गुस्से में रेवन उसे बहुत मारता है और फिर उसके लिए लोहार वाले से एक स्कॉट्स ब्राइडल लेकर उसे एना को पहना देता है और इस तरह से वो एना का मुंह हमेशा के लिए बंद कर देता है। दूसरी तरफ सैमुअल वुल्फ को फांसी से लटका कर मार डालता है। अगर वो ऐसा नहीं करता तो वुल्फ उसे मार डालता। एना चर्च में जोआना के साथ होती है और पूछती है कि उसने रेवन को ऐसा क्यों करने दिया। अगर वो उसकी जगह होती तो ये सब करने के बजाय मरना पसंद करती। और फिर एना वहां से उठकर चली जाती है और थोड़ी देर बाद अचानक चर्च के अंदर ही खुद को फांसी लगा लेती है। उसकी लाश देखकर रेवन कहता है कि उसकी पत्नी को नरक जाना पड़ेगा। अपने पापा की बकवास सुनकर जोआना को काफी गुस्सा आ रहा था। वापस आकर वो सैमुअल के पास जाती है और उसके साथ इंटीमेट होने के लिए कहती है, लेकिन सैमुअल उसे मना कर देता है। वो जानता है कि जोआना एक बच्ची है और वो उसके साथ कोई गलत काम नहीं करना चाहता था। अगले दिन रेवन जोआना के साथ जबरदस्ती शादी करना चाहता था और कहता है कि यही भगवान की मर्जी है। सैमुअल आकर उसे बचाने की कोशिश करता है। रेवन नहीं जानता कि वो कौन है और मौका पाकर उसी की गन से उसे शूट कर देता है और फिर वो जोआना को खींचते हुए ले जाने लगता है और कहता है कि वो जोआना से प्यार करता है और जल्दी जोआना भी उसे प्यार करना सीख जाएगी। लेकिन जोआना कहती है कि वो सैमुअल से प्यार करती है। रेवन उसके प्यार को लस्ट का नाम देता है। वो जोआना को कोड़े मारकर उसे पनिश करता है और कहता है कि वो उसके साथ बड़े प्यार से सब कुछ करेगा। उस रात वो जोआना के साथ जबरदस्ती करता है। जोआना रेवन को सोता छोड़ वहां से भाग जाती है और अब चैप्टर 4 शुरू होता है, रिट्रीब्यूशन। हमें मूवी के चैप्टर 1 का लास्ट सीन दिखाया जाता है। मैथ्यू लिज, जो कि असल में जोआना है, और सैम को लेकर एक बर्फीले रास्ते से होकर गुजर रहा है। रेवन उन्हें फॉलो कर रहा था और मौका पाकर वो मैथ्यू को गन से शूट कर देता है, जिसके बाद लिज सैम को लेकर एलाई के पापा यानी कि अपने ससुर जी के घर पर आ जाती है, जहाँ उसे पता चलता है कि एलाई का सपना इस जगह एक सॉमिल बनाने का था। रात के समय रेवन उसके ससुर की हत्या कर देता है और लिज को एक लकड़ी के खंबे से बांध देता है। वो लिज से कहता है कि वो लिज के सामने ही उसकी बेटी सैम को मारेगा और उसके साथ गलत काम करेगा। लिज रेवन के हाथों अपनी बेटी को पिटता हुआ देख तड़प जाती है। अपनी बेटी को उस राक्षस से बचाने के लिए वो अपने हाथों को उस हद तक मोड़ती है ताकि उस खंबे से खुद को आजाद कर सके और फिर वो एक लैंप लेकर रेवन की तरफ फेंक कर उसे जला देती है। हमें यहाँ पता चलता है कि रेवन असल में एक शैतान है जो सीधा नरक से आया था जोआना के लिए अपने गंदे इरादों को पूरा करने के लिए, क्योंकि वो तो उसी वक्त मर चुका था जब जोआना यानी कि लिज ने उसे फ्रैंक के ब्रॉथल में चाकू से मार डाला था। इसीलिए हम पहले और लास्ट चैप्टर में रेवन के चेहरे पर कटे का निशान देख पाते हैं और उसकी आंखों की पुतलियां भी बिल्कुल काली थी जैसे कि एक शैतान की होती है। कुछ समय बाद लिज एलाई के सपने को पूरा करते हुए दिख रही है। वो उस जगह एक सॉमिल बनवा रही थी। तभी नथान उसे गिरफ्तार करने आता है, जिसे रेवन ने बिस्मिथ भेज दिया था, जहां वो डिप्टी और बाद में शेरिफ बना। दोस्तों, नथान वही आदमी है जो लिज को अपने बच्चे का कातिल समझता है। जिस बच्चे की डिलीवरी करते वक्त लिज ने नथान की वाइफ को बचाना सही समझा था। नथान एलिजाबेथ को ढूंढते हुए वहां तक आ गया था, जिसने लिज यानी कि जोआना को बचाने से पहले फ्रैंक को मार डाला था। उसे एलिजाबेथ का एक वांटेड का पोस्टर मिला था, जिसे देख वो एलिजाबेथ को गिरफ्तार करने आया है, लेकिन एलिजाबेथ तो मर चुकी है और वो समझ चुका है कि लिज ही एलिजाबेथ की पहचान चुरा कर यहाँ रह रही है। इसी बहाने नथान लिज से अपने बेटे की मौत का बदला भी ले रहा था। लिज को अरेस्ट करके वो अपनी नाव से उसे ले जा रहा है। लिज अपनी बेटी को किनारे पर खेलते हुए आखिरी बार देखती है और फिर झील में कूदकर सुसाइड कर लेती है। ये वही सीन है जो हमने मूवी की शुरुआत में देखा था। उसकी बेटी सैम, जो अब बड़ी हो चुकी है और उसकी खुद की एक बेटी भी है, सैम को अपनी माँ लिज अच्छी तरह से याद है और इसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है।